नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और भाई ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है ये सभी एग्ज़ामों के लिए ही जो फ़ायदेमंद है, और आपका जो आगे कोच का एग्ज़ाम होगा उसमें भी इससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। और एक भाई ने हमारे ने लिखा भाई कि बोर्ड पर पहले ही लिख लीजिए, आप थोड़ा स्पीड से लिखिए। भाई कुछों की रिक्वेस्ट आती है कि भाई आप थोड़ा धीरे बोलिए या धीरे लिखिए, और ये भाई कह रहे हैं आप थोड़ा तेज़ लिखिए। भाई सबको संतुष्ट कर पाना तो संभव नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं भाइयों। आप बोलते हो कि भाई आप अधिक समय लेकर, लेकिन भाई जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आराम से ही आपको बताया जाता है, तो इसलिए सोचता हूँ कि भाई समझ आ जाए और समझ ही आपको आगे ले जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो भाई परिवार का ढांचा इनमें से किन स्तंभों पर टिका है? आवास की प्रकृति, परिवार में प्राधिकारी, परिवार का आकार, ये सभी। तो परिवार का ढांचा, आवास की प्रकृति, वही नेचर ऑफ रेजिडेंस, अथॉरिटी ऑफ फैमिली और साइज ऑफ फैमिली। परिवार का ढांचा इन सभी पर टिका है भाई, आपको ये याद रखना है। ये राइट आंसर है। सोशियोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। सोशियोलॉजी का जनक ऑगस्टस काम्टे है। समाजशास्त्र, समाज के आपसी मानवीय बंधनों का अध्ययन ही समाजशास्त्र है भाई, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। खाली समय में सारी गतिविधि अभ्यास की एक रणनीति के रूप में दर्शा जाता है। स्वास्थ्य प्रचारक और दीर्घकालिक रोगों से बचना, साथ रहना, सामाजिक होना, लोगों के साथ आराम से रहना, ये सभी। तो भाई खाली समय में सारी गतिविधि अभ्यास एक रणनीति के रूप में दर्शाया जाता है। तो इससे भाई खाली समय में सारी गतिविधि अभ्यास से क्या फ़ायदा होगा? स्वास्थ्य प्रचार होगा भाई, दीर्घकालिक रोगों से बचा जाएगा, लोगों के साथ रहा जाएगा भाई, सामाजिक होना, लोगों के साथ आराम से रहना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन है वो केवल हमारा न केवल हमें हमारा शारीरिक विकास करती है, बल्कि रोगों से बचाती है, रोगों के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास भी करती है। तो भाई इसमें सामाजिक विकास के ये दे रखे हैं। और भाई स्वास्थ्य शिक्षा देती है। ये सभी काम शारीरिक शिक्षा करती है। शारीरिक शिक्षा का एक विशाल क्षेत्र है। और जो शारीरिक गतिविधि अभ्यास है उससे मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास होता है भाई, जैसे धैर्य, सहयोग, एक दूसरे का सम्मान करना, बुरे संवेगों का निकास करना और अच्छे संवेगों को अपनाना। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा डूबने के निकट होने के लिए एक मुख्य उत्तरदायी कारक नहीं है? निम्न में से कौन सा डूबने के निकट होने के लिए मुख्य योगदायी कारक नहीं है भाई? यानी कि डूबने में के लिए कौन सा कारक वो नहीं है? सांस रोक कर गोताखोरी करना हो सकता है भाई, हाई ड्रेन आउटलेट सेक्शन और पुअर ड्रेन, भाई अधिक पानी अंदर जाना और बाहर कम निकलना, ड्रेन यानी कि बाहर खराब निकास, निकासी कवर डिज़ाइन, यानी कि भाई ऐसा डिज़ाइन जिसमें पानी अंदर तो ज़्यादा आ जाए और बाहर कम निकले। तालाबों तक आसान अपराधिकृत पहुंच होना, भाई व्यवसायी गोताखोरों का योगदान। तो व्यवसायी गोताखोरों का योगदान बचाने में होगा, ना कि डूबने के निकट होने में। तो इसका राइट आंसर है ये भाई, आपको ये याद रखना है। डीएसएसबी की पीजीटी परीक्षा में क्वेश्चन आया था। आगे चलते हैं दोस्तों। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये कब हुआ भाई? आरटीई आया कब? 2009 में आया ये। अनुच्छेद 21A के तहत 2009 में ये आया। ये राइट आंसर है इसका। और 2010 में ये लागू हुआ। 2010 में लागू हुआ ये जो आरटीई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है भाई। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय जाने के लक्ष्य हैं?
शैक्षिक बुद्धिवाद बिल्कुल ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय जाने के लक्ष्य हैं भाई, यानी कि स्कूल में जाना है कि क्या क्या एम है, क्या क्या उद्देश्य लक्ष्य हैं, यानी कि शैक्षिक बुद्धिवाद बिल्कुल ठीक भाई। एकेडमिक रेटनलिज्म मानवतावाद बिल्कुल ठीक है भाई। सामाजिकतावाद सामाजिक पुनर्निर्माणवाद, तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो ऑल ऑफ अबोव। ये सभी स्कूल जाने के हमारे लक्ष्य हैं। शिक्षा केवल मनुष्य का मानसिक विकास नहीं करती बल्कि शारीरिक सामाजिक बौद्धिक और भाई शैक्षणिक हर एक तरह से ऑल ओवर डेवलपमेंट ही शिक्षा का उद्देश्य है। आपको ये याद रखना है भाई। जब पढ़ा करते, जब बीपीएड करी थी, जब हम भी छोटे थे, तो ये बात बताते हैं कि भाई शारीरिक, पहली बात क्या सीखी, शारीरिक शिक्षा क्या करती है भाई। शारीरिक शिक्षा मनुष्य का संपूर्ण विकास करती है। हमारे दोस्त थे भाई 2-4 बीपीएड में, कोई भी क्वेश्चन लिखते ये जरूर बात लिखते, शारीरिक शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। तो भाई वही बात स्मृति पटल पर है आज तक उन अपने दोस्तों की, भाई शारीरिक शिक्षा मनुष्य का बिल्कुल सच बात है, सर्वांगीण विकास करती है। भाई थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में चले गए तो पुराने दिनों की यादें ताज़ा होगी इस क्वेश्चन से। चलो भाई आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, पढ़ाई का भाई, पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देना, विद्यार्थियों के सोचने की शक्ति विकसित करना, विद्यार्थियों को नोट्स बोलकर बताना, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए, केवल वही पास होने के लिए भी शिक्षा नहीं है भाई, नोट्स बनाने के लिए भी नहीं है, केवल पाठ्यक्रम की जानकारी देने के लिए, सोचने की शक्ति विकसित करना ही पढ़ाई का उद्देश्य है। ये राइट आंसर होगा इसका, आपको ये याद रखना है। ये थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चन है भाई, और आजकल यही दे रहा है भाई पेपर में, थोड़ा सा लीक से हटकर। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि भी टीचिंग एड्स जिनका प्रयोग करते हैं भाई, जैसे चार्ट हैं और चीज़ें, ग्लोब है, चार्ट हैं, या कहीं और लेकर कोई साइट है, और भाई जैसे ये है प्रोजेक्टर हैं, इनका प्रयोग किस लिए करते हैं, पढ़ने को रुचिकर बनाने के लिए, शिक्षण को विद्यार्थियों के समझ के स्तर पर रखने के लिए, विद्यार्थियों को सावधान रखने के लिए, इसके प्रयोग के लिए। दो तो बिल्कुल कट गए भाई, ये तो है नहीं। लेकिन भाई ये दोनों हो सकते हैं। पढ़ने को रुचिकर बनाने के लिए भी टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो वास्तविक चीज़ है वो क्या है, शिक्षण को विद्यार्थियों की समझ के स्तर पर रखने के लिए। थोड़ा सा वाइट बोर्ड ने दे दिया क्वेश्चन, तो मैं ये चाहूँगा, लेकिन इसमें दोनों आंसर ये भाई, चलो मेन तो ये बनता है शिक्षण को विद्यार्थियों की समझ के स्तर पर रखने के लिए टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रुचिकर बनाने के लिए भी इनका प्रयोग, जैसा आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। आगे चलते हैं दोस्तों। वायरस हेपेटाइटिस की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए WHO ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। 28 जून, 28 जुलाई, 20 जुलाई, 20 जून। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, आपको ये याद रखना। एड्स दिवस 1 दिसंबर को भाई, मजदूर दिवस 1 मई, और भाई जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है वो आपको बताना है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व मधुमेह दिवस आपके एग्जाम में आ सकता है, कब मनाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पैटेलर टेंडनाइटिस जो खेल कूद गतिविधियों के द्वारा होता है, यह कहलाता है अस्थिभंग। फ्रैक्चर नहीं भाई, फ्रैक्चर तो हड्डी का टूटना है। मोच लिगामेंट का खिंच जाना है। दौड़ने वाला घुटना, उछलने वाला घुटना। जो पैटेलर टेंडनाइटिस है वो क्या कहलाता है भाई, जंपर्स नी कहलाता है, आपको ये याद रखना है भाई। और नॉक नी
होता है खटखटाने वाला घुटना, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। घुटने के पीछे की नस, नस तो वैसे दे रखा है भाई, मसल है भाई, हैमस्ट्रिंग मसल है, ये बोर्ड दे देता भाई, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन मसल है भाई। घुटने के पीछे की मसल में जब चोट चोट तब लगती है, मौसम ठंडा होता है भाई, मौसम ठंडे में तो कहीं भी लग सकती है। अस्थि भंगुर, बोन ब्रिटल होती है भाई, मांसपेशियों को अधिक खींचा जाता है, जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है। तो भाई अत्याधिक मांसपेशियों के खिंचाव से ही हैमस्ट्रिंग खिंचती है। एक आध बार हम जैसे बगैर गर्म हुए स्प्रिंट लगा देते हैं, पूरा ऑल आउट तेज, जैसे भाई स्प्रिंट कभी लगाओ तो पहला जो स्प्रिंट है वो केवल 30 या 40% जान लगाकर, और दूसरा 70-80% लगाकर, और तीसरे में फुल स्पीड से लगाना। पहला जो स्प्रिंट लगाओ कभी भी प्रॉपर वार्म अप के, अगर नहीं हो प्रॉपर वार्म अप भी हो फिर भी पहला जो स्प्रिंट है वो स्टाइड है वो ऑल आउट नहीं लगाना चाहिए भाई, उसे हैमस्ट्रिंग खींच सकती है। मांसपेशियों को जब अधिक खींचा जाता है तो अब हैमस्ट्रिंग खिंच जाती है। जो पीछे की मसल है, जो घुटने के थाई के पीछे की मसल क्या है भाई, हैमस्ट्रिंग है। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। वे लोग जो औषधियों का गैर चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए मनोसक्रिय उद्देश्य इंजेक्ट करते हैं, यानी कि भाई जो गैर चिकित्सा, बिना चिकित्सा उद्देश्य के जो लोग इंजेक्टेड ड्रग्स लेते हैं, सुइयों का प्रयोग करते हैं, उनमें अधिक जोखिम होता है HIV का। बिल्कुल ठीक है भाई, अगर हम बिना बात के जो ये ले रहे हैं वैसी सुइयों से जो HIV का खतरा होगा, हेपेटाइटिस B का भी, C का भी, इन सभी रोगों का खतरा। आपने देखा होगा ये स्टेशन वगैरह पर पड़े रहते हैं नशेड़ी, ये लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन, और एक दूसरे का भी वो कर लेते हैं प्रयोग, तो ये सभी रोग इनमें होने का खतरा होता है इंजेक्टेड ड्रग्स लेने से। ये सभी आपको ये याद रखना है। और हेपेटाइटिस भाई, जैसे आप अपने लिए भी आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी बात, जैसे आप कहीं बाहर शेविंग वगैरह करवाने जाते तो ब्लेड बदलवा कर और उस पर थोड़ा डिटॉल लगाकर, अब तो खुद भाई जो सैलून वाले हैं वो बदलते हैं, लेकिन जो भाई कुछ नहीं बदलते, ये आप अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। और किसी की ब्रश भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे भी हेपेटाइटिस होने का खतरा होता है। दूसरे की ब्रश भी, कभी भी टूथब्रश इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। पहले तो बता देता हूँ भाई, IOC इसका मुख्यालय है लुसियाना स्विट्जरलैंड में। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। और इस द्वारा कौन सा ड्रग्स प्रतिबंधित नहीं है? शराब, कोकीन, एफेड्राइन और मैरिजुआना। तो भाई जो क्या नहीं है इसके द्वारा, अल्कोहल प्रतिबंधित नहीं है। शराब, कोकीन भी है भाई, ये डोपमा होगा, एफेड्राइन भी है और मैरिजुआना भी, ये एक प्रकार का ड्रग्स है। ये भी ड्रग्स हैं भाई वैसे तो, लेकिन ये मैरिजुआना जैसे कोकीन है, एफेड्राइन है, ये सभी प्रतिबंधित हैं। और शराब इसका राइट आंसर है। अल्कोहल ओलंपिक समिति द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। किसी भी तंबाकू उत्पाद में निकोटीन एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग करते ही तुरंत रक्त में अवशोषित कर लिया जाता है। रक्त में इसके प्रवेश करते ही निकोटीन को तुरंत उद्दीपित करता है, यानी कि भाई स्टिमुलेट करता है। क्या करता है भाई? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। तो भाई थाइमस है जो जवान रहने के लिए है ग्रंथि। थायराइड है भाई जो घेंगा रोग हो जाता है इसमें खराबी के कारण। और भाई जो थायराइड ग्रंथि है वो गले में होती है। हाइपोथायराइड होने से, हाइपो होता है कम होना भाई, और थायरोक्सिन का स्त्राव कम होना, और हाइपर ज़्यादा होना। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर है? गले में है। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और भाई थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ये दिमाग में होती है भाई, सिर में होती है। एड्रिनल ग्रंथि होती है हमारा जो ये
जो किडनी होती है इसके ऊपर, और थाइमस ग्रंथि ये जवान रहने के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, और भाई ये एज के साथ सिकुड़ती जाती है। तो कोई भी अटैक होता है, जीवन रक्षक ग्रंथि भी एड्रिनल को कहा जाता है। तो निकोटीन तुरंत को उद्बोधित करता है किसे भाई, एड्रिनल ग्रंथि को। कोई भी शरीर को हल्का फुल्का भी खतरा महसूस होगा तो एड्रिनल ग्रंथि अपने आप सक्रिय हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, और तंबाकू के प्रयोग करते ही क्या उत्पत्ति होगा भाई, एड्रिनल ग्रंथि, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन से स्वास्थ्य खतरे बचपन के मोटापे, चाइल्डहुड ओबेसिटी से नहीं जुड़े हैं? मधुमेह, बिल्कुल ठीक है भाई। मधुमेह पैनक्रियाज की खराबी से भी होता है, लेकिन ज़्यादा मोटे लोगों को इसका होने का खतरा ज़्यादा है। तो भाई जो मधुमेह भी होगा, हृदय रोग भी मोटे लोगों को होगा, निद्रा विकार भी हो सकता है। अल्पबाह्यता, अंडरवेट है जो, वो स्वास्थ्य जो चाइल्ड ओबेसिटी से जुड़ा नहीं है। अल्पवेट अल्पभारिता होगा, अंडरवेट होना, और चाइल्डहुड ओबेसिटी में होगा ओवरवेट भाई, आपको ये याद रखना है। और मधुमेह किसकी खराबी से होता है भाई, पैनक्रियाज की खराबी से होता है, और मोटापे के कारण भी हो जाता है भाई। लेकिन मोटे लोगों को होने का ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि उनका जो पैनक्रियाज है उसमें खराबी होने का ज़्यादा संभावना रहती है उसमें। और हृदय रोग होने का कारण भी, ज़्यादा फैटी होना भी हृदय रोग होने के कारण है भाई। और ज़्यादा वसा अधिक मात्रा में लेना भी हृदय रोग को बढ़ावा देता है, आपको ये याद रखना है। कैफीन एक औषधि है जो प्रभावित करती है। कैफीन भाई चाय में भी पाया जाता है, कॉफ़ी में भी पाया जाता है। और ये एक जैसे आपने एक कॉफ़ी पी ली, कुछ हद तक बैन नहीं है, लेकिन अगर आपने 2-3 कॉफ़ी पी ली और आपका डोप हो गया तो आप डोपिंग में पाए जाओगे, पॉजिटिव पाए जाओगे। इसलिए कैफीन भी प्रतिबंधित है, कुछ हद तक ही ले सकते हैं आप इसको भाई। इससे ये किसको प्रभावित करती है, रक्तवाहिकाएँ और हृदय, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, लीवर, आंत। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको याद रखना है, और 1.5 किलोग्राम इसका वजन है। आंतें भाई 2 होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। डुडोनियम, जिजोनियम, इलियम इसके 3 भाग हैं, और ये भाई 7.5 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, और जो बड़ी आंत है वो 1.5 मीटर तक उसकी लंबाई है, 7 फुट तक, और 21-22 फुट तक इसकी है भाई। गैस्ट्रोंटोलॉजी आंतों का अध्ययन है भाई, आपको ये याद रखना है। तो भाई कैफीन से क्या प्रभावित होगा, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, न्यूरोलॉजी इनका अध्ययन कहलाता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र किससे प्रभावित होंगे भाई, कैफीन द्वारा। कैफीन हम लेंगे तो एकदम हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सक्रिय हो जाएगा, और बीपी भी ज़्यादा तेज हो जाता है। कैफीन का तो सेवन भाई हमने भी किया है, जैसे खेल से पहले 2-4 बार किया भाई कैफीन का सेवन, इससे बीपी बढ़ जाता है एकदम, और आदमी थोड़ा एक्टिवनेस ज़्यादा हो जाती है, और कई बार पजल भी कर देता है ये, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, नियमित धूम्रपान करता, रेगुलर स्मोकर है जो में हो सकता है, अपने दांतों को नष्ट कर लेता है, बिल्कुल ठीक भाई। जो स्मोकिंग से जो धुआं जाएगा उसका जो पीलापन है, उसमें जो निकोटीन होता है वो दांतों पर जम जाता है, अपनी सांस को दुर्गंध युक्त कर लेता है, बिल्कुल भाई। बांस मारती है जो ये पीते हैं। और भाई एक छोटी सी सलाह दूंगा फिजिकल टीचरों को, तो बिल्कुल भी नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि भाई फिजिकल टीचर एक आदर्श होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। नियमित धूम्रपान करता जो सक्रिय है भाई, उसमें अपने दांतों को नष्ट कर लेता, अपनी सांस को दुर्गंध कर लेता और युक्त कर लेता, और फेफड़ों को काला कर लेता है, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली होती है भाई, एक मेम्ब्रेन होती है गुलाबी रंग की, प्लूरा, और पोल्यूशन है और जो ये स्मोकिंग है ये उसको काला कर देती है, बिल्कुल। प्लूरा जो झिल्ली है उसको, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, कोकीन औषधि सबसे शक्तिशाली उद्दीपक है, हृदय का,
तंत्रिका तंत्र का भाई कोकीन सबसे शक्तिशाली उद्दीपक है, पावरफुल स्टिमुलेंट है किसके लिए? मस्तिष्क, हृदय, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। स्टिमुलेंट हैं जो भी भाई कोकीन वगैरह हैं, ये एफेड्रिन, ये सभी तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क का अध्ययन भी भाई ये सभी ये न्यूरोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। ठीक है भाई। तंत्रिकाएं 3 प्रकार की हैं, संवेदी, गामक और मिश्रित। आपको ये याद रखना है। एपी स्लैम किसे कहा जाता, किस ग्रैंड स्लैम का उपनाम है? फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन। तो ये किस उसका ग्रैंड स्लैम का नाम है भाई? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का नाम है भाई। सबसे पुरानी प्रतियोगिता है विंबलडन, 1877 में शुरुआत। और भाई यूएस ओपन दूसरी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता, 1881 में शुरुआत। तीसरी है फ्रेंच ओपन 1891 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। और जो भाई होते हैं पहले, ये फ्रेंच ओपन किस पर होता है भाई? फ्रेंच ओपन होता है लाल बजरी पर, रोला गैरा की लाल जो बजरपुर होता है उस पर, लाल बजरी पर होता है ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है भाई हार्ड कोर्ट पर, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर और विंबलडन ग्रास कोर्ट पर। आपको ये याद रखना है। ये इस प्रकार से इनकी जो सीरीज है आपको ये याद रखना। और भारत का प्रथम ग्रैंड स्लैम विजेता था भाई, कौन विजेता हैं भाई? जो महेश भूपति हैं, एक जो हीरी एक जो उनकी लेडीज पार्टनर थी मिक्स डबल में, उन्होंने सबसे पहले यह खिताब जीता था। आपको ये याद रखना है। रसल लॉन्ज वॉलीबॉल की अवधि, रसल लॉन्ज वॉलीबॉल टेस्ट की अवधि कितनी होती है? सॉरी भाई, टेस्ट है ये, रसल लॉन्ज वॉलीबॉल की टेस्ट की अवधि कितनी होती है? तो भाई 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड। तो इसका राइट आंसर है ये 45 सेकंड। रसल वॉलीबॉल टेस्ट है भाई, एक ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट है भाई। आपको ये याद रखना है। मम्प्स गल्स हुआ रोग का वायरस कौन सा होता है भाई? रूबेला वायरस। रूबेला वायरस से भाई कई रोगों के अंतर्गत आता है। मोरी बिल्ली रूबेला किसका वायरस है भाई? मोरी बिल्ली रूबेला है खसरे का वायरस। और ये रूबेला के अंतर्गत कई वायरस आते हैं। आगे है भाई एन्फ्लुएंजा ए, पोरोटिटिस क्या कहा जाता है भाई इसको? पोरोटिटिस। मम्प्स का जो वायरस है वो है पोरोटिटिस। आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों हमारी यह क्वेश्चन सीरीज यहीं समाप्त होती है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और भाई हम लगातार वीडियो डालते रहते हैं। और आसान क्वेश्चन की वीडियो तो भाई बहुत बना सकता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल वही वीडियो बनाना चाहता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हों। और भाई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आगामी वीडियो मिलती रहें। और आप बता दीजिए भाई आपको ज़्यादा स्पीड से बोर्ड पे करवाना है या भाई थोड़ा सा स्लो करवाना है। स्लो में ये है भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आपको ये थोड़ा सा भाई सबको संतुष्ट कर पाना, तो भाई एक ऊँटों के झुंड में सभी ऊँटों को बैठे रहना है, ऐसे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अपना बेस्ट देते हैं, सभी भाइयों के साथ हैं। और भाई अपने दिल से ये चाहते हैं कि आप अपने प्रयोजन में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।